हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लाए हैं टॉप 300 एमसीक्यूज आप सभी की तैयारी को बूस्ट करने के लिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फीमेल सुपरवाइजर का एग्जाम आ गया है एंड दिस इज द टाइम जहां पे आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करिए ताकि आप अपनी एक्यूरेसी को देख सकें। तो जिन्होंने अभी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारा एक पहले वीडियो आ चुका है। आप इस वीडियो के बाद आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है और ये भी बताया गया है कि जब आप दो ऑप्शंस में फंस जाते हो तो आपको यू विल हैव टू फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन जीमन शाफ्ट एंड जिजल शाफ्ट? तो जीमन शाफ्ट एंड जिजल शाफ्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से तैयारी की होगी, तो आपने ये दोनों वर्ड्स पढ़े होंगे, जीमन शाफ्ट एंड जिजल शाफ्ट। बेसिकली जीमन शाफ्ट एंड जिजल शाफ्ट किसने दिया था कॉन्सेप्ट? फर्डिनेंड टोनीज ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था, जीमन शाफ्ट एंड जिजल शाफ्ट, जहां पे दो सोसाइटीज की बात की गई थी अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ द सोशल टाइज, यानी कि सोशल बॉन्ड्स कैसे हैं इन दोनों सोसाइटी में। जीमन शाफ्ट कौन सी हो जाती है हमारे पास? द रूरल सोसाइटी, जहां पे हमने देखा कि हमारे पास क्या है? होमोजिनिटी है, यानी कि यहाँ पे होमोजिनस लोग हैं, एक जैसे लोग हैं और सोशल टाइज बहुत ही स्ट्रांग हैं। और यहाँ पे जिजल शाफ्ट, ये क्या हो गया? हमारी सिटी लाइफ बोल सकते हैं। यहाँ पे सोशल टाइज कैसे हैं? यहाँ पे सोशल टाइज जो है वो वीक है। तो यहाँ पे इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए कह रहा है साइज ऑफ द पॉपुलेशन, ऑप्शन बी लेवल ऑफ सोशल कंट्रोल, ऑप्शन सी डिग्री ऑफ द पर्सनल टाइज इन रिलेशनशिप एंड ऑप्शन डी इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? degree of the personal ties and relationships. So option C will be your right answer. Now moving on to the next question, which sociologist coined the term anomie? So दोस्तों anomie का मतलब क्या होता है? anomie का मतलब होता है social instability। तो anomie जो थी, ये टर्म हमें किसने दिया था? ये टर्म हमें दिया था इमाइल दुर्काइम ने ना। उसके बाद आ जाता है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स व्हाट आर द टू मेन क्लासेस इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी? तो कार्ल मार्क्स ने हमें कौन सी दो मेन क्लासेस बोली थी जो सोसाइटी में होती हैं? तो इसका आंसर आई होप आप सभी को पता होगा, दैट इज योर बुर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट। बुर्जुआ कौन है? जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। प्रोलिटेरिएट कौन है? जो वर्किंग क्लास है। सो प्रोलिटेरिएट इज योर वर्किंग क्लास। सो कार्ल मार्क्स ने कौन सी दो क्लासेस के बारे में बात किया था? बुर्जुआ एंड प्रोलिटेरिएट। दैट इज योर ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिस्टम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोशल मोबिलिटी इज लीस्ट? तो मैंने पहले भी कहा था पिछले वीडियो में भी कि ऑलवेज अंडरलाइन द कीवर्ड्स, वरना आप गलती कर सकते हैं। तो ये क्या बात कर रहा है कि कौन से सिस्टम में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? हायरार्की, जो सोसाइटी का एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज सोसाइटीज लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो सोसाइटी के लेयर्ड स्ट्रक्चर। सोशल मोबिलिटी क्या है? जहां पे आप अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं और यहीं पे इस तरीके से भी मूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, कौन से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में सोशल मोबिलिटी बहुत कम है, यानी कि वहां पे एक स्टेज से दूसरे स्टेज मूव करना इज वेरी इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम, स्टेट सिस्टम और मेरिटोक्रेसी। तो योर ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी, दैट इज द कास्ट सिस्टम। ना moving on to the next question, norms that are considered essential to the functioning of a society and have significant moral weight? तो कौन से norms हैं जो significant moral weight hold करते हैं? that is your mores. Now next question is which of the following was a primary factor in the rise of industrialization in 18th century, in 18th and 19th century? तो industrialization जो है वो किसके आविष्कार के बाद जो है वो ज्यादा बढ़ने लगा था? दैट इज योर डेवलपमेंट ऑफ द स्टीम इंजन, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच फैमिली मेंबर जनरली हैज द मोस्ट अथॉरिटी इन रूरल इंडियन हाउस होल्ड? ये हम सभी को पता है इसका आंसर। तो आपने क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, आंसर देना है, देन यू कैन सी योर आंसर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? Which family member generally has the most authority in rural Indian household? ऑप्शन है ए मदर, बी ग्रैंडफादर, सी फादर एंड डी इज एल्डेस्ट सन।
तो इसका आंसर हम सभी को पता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में अथॉरिटी किसके पास होगी? फादर के पास ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is known for the concept of the looking glass shelf theory। तो looking glass shelf theory अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये थ्योरी किसने दी थी और इसका क्या मतलब था। तो looking glass shelf किसने दी थी? ये दी थी हमें C.H. कूले, दैट इज योर चार्ल्स हॉल्टन कूले। क्या बोल रही है लुकिंग ग्लास शेल्फ थ्योरी? कि इंसान अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से ही देखता है और जिन ट्रेड्स को सोसाइटी अगर अप्रिशिएट कर रही है तो हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा उस पर वर्क करेंगे। तो इंसान बेसिकली अपने आप को किसके थ्रू देख रहा है? सोसाइटी के थ्रू देख रहा है। दैट इज योर लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी गिवन बाय C.H. कूले। नाउ the next is according to Piaget at which stage do children develop the ability to perform hypothetical and deductive reasoning। के Piaget के द्वारा जो इन्होंने थ्योरी दी थी, बेसिकली 4 स्टेज थ्योरी दी थी, तो यहाँ पे उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेज में जो बच्चा है वो रीजनिंग अपनी डेवलप करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, दैट इज योर फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 12 साल और उससे ऊपर के बच्चे डेवलप करते हैं ना। Which of the following act provide equal inheritance right for daughters and sons। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो you would be able to answer this question। के कह रहा है कि कौन से एक्ट ने men and women यानी कि डॉटर और सन को इक्वल राइट दिया है इनहेरिटेंस का। तो आंसर वुड बी योर, क्या एज ऑफ कंसेंट होगा? नहीं। शारदा एक्ट होगा? नहीं। सीता एक्ट होगा? नहीं। तो आंसर वुड बी योर ऑप्शन ए, दैट इज हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगा सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स पे अवेलेबल है जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच constitutional article prohibits discrimination on the grounds of gender। तो कौन सा आर्टिकल जो है वो जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है? तो क्या वो आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 16 जहां पे इक्वल अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। आर्टिकल 19 बात कर रहा है राइट टू फ्रीडम। तो हमारे पास ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज आर्टिकल 15 जहां पे क्या कह रहा है? It prohibits the discrimination only on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth. Now, so option 15, तो article 15 will be your answer. Now, moving on to the next question. Which of the following is not? अब देखो दोस्तों, एग्जाम में भी क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको नॉट लिखा होगा। अब ये नॉट क्यों लिखा होता है? बेसिकली क्वेश्चन इजी होता है लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इस नॉट को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और वहां पे वो जल्दबाजी में गलत आंसर मार्क करके आएंगे। तो आपने ये नॉट इग्नोर नहीं करना है, इसीलिए मैं कहती हूँ बार बार कीवर्ड्स को वहीं पे अंडरलाइन कर लो कि किसी तरीके की सिली मिस्टेक आप ओरिजिनल एग्जाम में जाके ना करो। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ एंजाइटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि इनमें से ऑप्शन ए इज एक्सेसिव वरी, ऑप्शन बी इज रैपिड हार्ट बीट, सी हेल्यूसिनेशन एंड डी इज रेस्टलेस। तो बोल रहा है इन चारों में से ऐसा कौन सा एक कॉमन सिम्टम नहीं है एंजाइटी का? तो एक्सेसिव वरी, हाँ एक्सेसिव वरी इज द मेन रीजन फॉर द एंजाइटी। ठीक है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, इंसान बहुत थका थका रेस्टलेस फील करता है, नींद नहीं आती। बट हेल्यूसिनेशन जो है दिस इज नॉट अ कॉमन सिम्टम। नाउ व्हाट इज हेल्यूसिनेशन? हेल्यूसिनेशन का मतलब है जहाँ पे एक इंसान को बहुत सारी ऐसी चीजें दिख रही हैं जो रियलिटी में वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दैट इज योर हेल्यूसिनेशन। और ये हर एंजाइटी पेशेंट्स को नहीं होता है। सो हेल्यूसिनेशन। नाउ अंडर विच एक्ट आर केसेस ऑफ चाइल्ड रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया? तो अगर आपने अपनी तैयारी अच्छे से की होगी इसका तो आंसर आप जल्दी से दे देंगे, दैट इज योर प्रोटेक्शन, ऑप्शन ए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट फ्रॉम अ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो 2012 में आया था, जहां पे 18 साल से कम बच्चों के अगर किसी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो इट गेट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज कम्स अंडर विच राइट? ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स एंड राइट टू सिटीजन। दोस्तों ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, जहाँ पे दिस क्वेश्चन इज अबाउट द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन अब्यूज ऑफ पर्सन अंडर 18 ईयर्स। तो अगर कोई बच्चा 18 साल से कम है तो उसके साथ किसी भी तरीके का सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो
वहां पे कम्स अंडर विच राइट्स, तो इसमें जो प्रोटेक्शन मिल रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा, दैट इज योर सी, ऑप्शन सी, दैट इज योर चाइल्ड राइट्स। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है ना। नेक्स्ट इज जेंडर रेफर्स टू, जेंडर बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक जेंडर। ठीक है, अगर आपने देखा होगा सिलेबस तो बहुत सारे टॉपिक्स ही जेंडर बेस्ड हैं। ठीक है, तो सेक्स और जेंडर में फर्क होता है। सेक्स इज व्हाट, सेक्स इज योर बायोलॉजिकल टर्म, सो सेक्स इज योर बायोलॉजिकल टर्म एंड व्हाट इज जेंडर, जेंडर इज योर सोशल और सोसाइटल टर्म। ठीक है, तो यहां पे बोल रहा है जेंडर रेफर्स टू the social roles attributed to biological sex differences, the biological attributes of being male or female, the gendered allocation of work responsibilities। अब देखो gendered allocation of work responsibilities बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि नहीं ऑप्शन सी है ना, कि बोल रहा है कि gender refers to the gendered allocation of work responsibilities। तो दोस्तों इसका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है दैट विल बी योर सोशल रोल्स, सोशल रोल्स एट्रीब्यूटेड टू द बायोलॉजिकल सेक्स डिफरेंसेस। यानी कि अगर लड़की हो तो आपको टीचर ही बनना चाहिए या फिर नर्स ही बनना चाहिए, और अगर लड़का हुआ है तो वो उसको इंजीनियर बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे जो सोशल रोल्स हमारे साथ अटैच कर दिए जाते हैं। नो, इसका आंसर ऑप्शन सी क्यों नहीं होना चाहिए, द जेंडर्ड एलोकेशन ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो दोस्तों इसमें क्या है, द जेंडर्ड एलोकेशन ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज योर सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो यूडीएचआर की फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 10 दिसंबर 1948 को एक डिक्लेरेशन लेके आती है जिसका नाम था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसमें एक प्रेम्बल और 30 आर्टिकल्स ना। कह रहा है विच आर्टिकल, क्वेश्चन इज अबाउट विच आर्टिकल ऑफ यूडीएचआर एम्फसाइजेस दैट नो वन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर और क्रूअल इन ह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन बी, आर्टिकल 5। अब देखो यूडीएचआर, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम यूडीएचआर में जितने भी आर्टिकल्स है सब याद करने हैं, तो हाँ द आंसर इज यस। अब करने कैसे हैं, इसमें बेसिकली यूडीएचआर से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल किसकी बात कर रहा है। अब आपको वहां पे पूरे पूरे आर्टिकल्स याद नहीं करने हैं, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द कीवर्ड ऑफ एवरी आर्टिकल। ठीक है, तो आपको कीवर्ड को याद करना है एंड देन यू विल बी एबल टू गिव द राइट आंसर। Now, which of the following rights will come under second generation human rights? अब हम सभी को पता है जो ह्यूमन राइट्स थे ये 3 जनरेशंस में डिवाइडेड थे, 3 जनरेशंस में डिवाइडेड थे। पहला जो था वो किसकी बात कर रहा था, तो फर्स्ट जनरेशन राइट्स किसकी बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन राइट्स बात करते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है, सेकेंड जनरेशन किसकी बात कर रहा है, सेकेंड जनरेशन बात करेगा सोशो इकोनॉमिक राइट्स, ठीक है, हमारे कल्चरल राइट्स। और थर्ड जनरेशन किसकी बात करेगा, थर्ड जनरेशन जो है वो बात करता था हमारे कलेक्टिव राइट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इज अबाउट आर सेकंड जनरेशन राइट, सेकंड जनरेशन राइट। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स विल कम अंडर द सेकंड जनरेशन राइट्स। तो राइट टू फ्री स्पीच, राइट टू वोट, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन और राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन। नाउ द नेक्स्ट इज what refers to severe deprivation of basic human needs। तो basic human needs जहाँ पे हमारे पास नहीं है तो इस तरीके की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इज रूरल पॉवर्टी, ऑप्शन बी इज अर्बन पॉवर्टी, नहीं बिल्कुल भी नहीं क्योंकि रीजन स्पेसिफिक पॉवर्टी की बात कर रहा है। ऑप्शन सी, तो क्या क्वेश्चन में कहीं रीजन लिखा हुआ है, रीजन मेंशन नहीं है, तो रूरल अर्बन वहीं पे कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ऑप्शन डी इज रिलेटिव पॉवर्टी। तो व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी कि जहाँ पे सिवियर डेप्रिवेशन है, बेसिक ह्यूमन नीड्स भी फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन सी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। नो व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी, आप ये कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग, अगेन नॉट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि नॉट अगर है तो आपको यू विल हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन योर एग्जाम। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
की ड्राइवर बिहाइंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे बाय एंड सेलिंग होती है ह्यूमन बींग्स की लाइक गुड्स। तो गुड्स की तरह, चीजों की तरह इंसानों की भी बिक्री होती है और उन्हें खरीदा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा रीजन नहीं है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। तो पहला आ जाएगा डिमांड फॉर चीप लेबर। हाँ, चीप लेबर जिन कंट्रीज में चाहिए तो वहाँ पे क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है। ठीक है, लैक ऑफ लाइवलीहुड्स, हाँ नहीं है तभी लोग झांसे में आ जाते हैं। कन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स, हाँ इससे लोगों की लाइफ को अफेक्ट होता है। इसमें बोल रहा है नहीं है, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। तो योर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the global gender gap index examine? तो आपने अपने एग्जाम के लिए इंडेक्सेस को भी पढ़ना है, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या को पूछ रहा है, द क्वेश्चन इज अबाउट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो बोल रहा है व्हाट डज द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स एग्जामिन, क्या एग्जामिन करता है? नेशनल जीडीपी ग्रोथ रेट्स, नो। नेशनल जेंडर गैप्स इन 4 सब इंडाइसेस, हेल्थ इनइक्वालिटीज और एजुकेशनल डिस्पैरिटीज। तो आंसर वुड बी योर ऑप्शन डी, एजुकेशनल डिस्पैरिटीज। ना आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे यहाँ पे, अगर आपको एनटी की, नैब तहसीलदार, पटवारी एंड पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड मैनी मोर, जितने भी जेकेएसएसबी के द्वारा एग्जाम करवाए जाते हैं, हम उन सकते हैं, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए। ये सभी कोर्सेज हमारे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स पे अवेलेबल हैं। आप इन कोर्सेज में एनरोल करवा के अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। एंड हमारे यहाँ पे कोचिंग के साथ साथ हर बच्चे को पर्सनलाइज्ड अटेंशन दिया जाता है और 1-on-1 मेंटोरशिप भी दी जाती है। सो नाउ moving on to our next question, what is the main cause of declining mortality rates in India since independence? तो declining mortality rate यानी कि डेथ रेट कम जा रहा है, डेथ रेट जो है इट इज डिक्लाइनिंग। मेन कॉज क्या है डिक्लाइनिंग मोर्टिलिटी रेट का? लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। तो मेन कॉज अगर आप देखेंगे तो मेन कॉज क्या है डिक्लाइनिंग मोर्टिलिटी रेट का? इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। ठीक है, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन यानी कि अब न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो रहा है, सब्सिडाइज्ड फूड भी मिल रहा है। तो ऑप्शन सी विल बी योर, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर, दैट इज इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अंडर विच इंडियन लेजिस्लेशन चाइल्ड ट्रैफिकिंग बी एड्रेस्ड? तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग बी एड्रेस्ड, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा इंडियन लेजिस्लेशन जो है विच डील्स विद चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो आंसर वुड बी योर आंसर ए, सेक्शन 372 एंड 373 ऑफ आईपीसी, दैट इज इंडियन पीनल कोड। ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, कौन सा फिटनेस का ऐसा कौन सा कंपोनेंट इज मेजर्ड बाय सिट एंड रीच टेस्ट? तो बेसिकली सिट एंड, अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा है तो एग्जाम में भी आप अप्लाइड नॉलेज कैसे यूज कर सकते हो, जहाँ पे सिट एंड रीच टेस्ट। अगर आप इमेजिन करिए कि बेसिकली ये बात क्या कर रहा है, आपको बैठ के किसी चीज को टच करना है या किसी चीज को पकड़ना है, सिट एंड रीच। ठीक है, तो सिट एंड रीच में मस्कुलर स्ट्रेंथ देखेंगे, नॉट नेसेसरली। कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस देखनी होती तो भगाते, सिट एंड रीच क्यों बोलते। बॉडी कॉम्पोजिशन देखना है तो उसके लिए बैठने की ही जरूरत क्यों है? तो फ्लेक्सिबिलिटी, बेसिकली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए, दैट इज ऑप्शन सी, फ्लेक्सिबिलिटी विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, व्हिच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल? तो थायरॉक्सिन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंसुलिन, ऑप्शन बी इंसुलिन। बेसिकली अगर आप देखेंगे जिन लोगों को शुगर होती है, ये जो डायबिटिक होते हैं, तो मेन दिक्कत कहाँ आती है? बेसिकली पेनक्रियाज हमारी बॉडी में होता है जो इंसुलिन बनाता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, उनके पेनक्रियाज फंक्शनिंग में दिक्कत आ जाती है, तो इंसुलिन नहीं बन रहा होता है, एंड देन दे हैव टू इंजेक्ट इंसुलिन या फिर वो टेबलेट्स लेते हैं। सो ऑप्शन बी, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, दैट इज योर ऑप्शन बी, इंसुलिन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द recommended duration for washing hands with soap and water? तो soap and water के साथ एक recommended duration क्या है, जो एक आइडल ड्यूरेशन है कि इतनी देर तक आपको साबुन के साथ हाथ धोने चाहिए। तो आई थिंक ये ऐड भी हम सभी को याद होना चाहिए कि एक ऐड भी आई थी जहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था कि 20 सेकंड तक हाथ धोने चाहिए। तो इसका आंसर जो है दैट इज योर 20, ऑप्शन बी 20 seconds। The next question is which of the following is the primary method for determining the moisture content? तो moisture content को determine करने के लिए क्या यूज किया जाता है? गैस क्रोमेटोग्राफी नहीं, it is for the to find out the volatile compounds, कार्ल फिशर टाइट्रेशन, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और NMR। तो इसका आंसर क्या होगा?
Karl Fisher titration. Now, next is what is the primary purpose of pasteurization of food in food processing. तो pasteurization का क्या मेन फंक्शन होता है? Pasteurization का मेन फंक्शन होता है जहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल किया जाता है तो इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड, उस फूड की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ए एनहेंसिंग फ्लेवर, बी किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, सी एडिंग न्यूट्रिएंट्स और डी इज प्रिजर्विंग कलर। तो ऑप्शन वुड आंसर वुड बी योर बी, दैट इज किलिंग हार्मफुल बैक्टीरियाज। देन आ जाता है which stage of human development is characterized by physical growth and onset of puberty. तो बेसिकली कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेज जो है जहाँ पे रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आई होप हम सभी को पता है। क्या इन्फेंसी है? नहीं, इस टाइम पे तो बिल्कुल बच्चा होता है। अर्ली चाइल्डहुड में भी वो छोटा बच्चा ही है। ठीक है, अडल्टहुड में तो वो बड़ा हो गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज योर एडोलेसेंस, जहाँ पे रैपिड ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। एक फीमेल के, एक गर्ल चाइल्ड में उसके हिसाब से ग्रोथ होगी, ठीक है, एक मेल में उस हिसाब से ग्रोथ होती है। तो कुछ एक एज में हमें एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है, दैट इज योर एडोलेसेंस। नाउ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पालना स्कीम? पालना स्कीम पढ़ के जाना एग्जाम के लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पालना स्कीम, सो पालना स्कीम किसकी बात कर रहा है? लेट्स सी द ऑप्शंस। टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर वीमेन, नॉट नेसेसरली। टू ऑफर चाइल्ड केयर सर्विसेज फॉर वर्किंग मदर्स, देखते हैं। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एडोलेसेंट्स, नो। टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, नहीं, ये तो बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पालना स्कीम का ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज टू ऑफर चाइल्ड केयर सर्विसेज फॉर वर्किंग मदर्स। तो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। तो आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव। नाउ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय, नॉट, अगेन देखो नॉट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो इनमें से कौन सी सर्विस आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है वो नहीं देते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, तो ये तो दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, अगर आपने देखा होगा, आंगनवाड़ी में टिफिन लेके जाते हैं या उनको वहाँ पे खाना दिया जाता है, न्यूट्रिशन तो देते हैं। प्री स्कूल एजुकेशन, हाँ, बच्चे वहाँ सीखने के लिए ही जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन में आंगनवाड़ी वर्कर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? दैट इज योर वोकेशनल ट्रेनिंग। तो ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। कि इनमें से कौन सी सर्विस आंगनवाड़ी सेंटर्स में नहीं दी जाती है? दैट इज योर वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल्स। सो आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव टू यू। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सभी वीडियोस को देखिए जहाँ पे मल्टीपल टॉप 300 MCQs हम आप सभी के लिए लाए हैं। कीप प्रैक्टिसिंग, इस टाइम पे जितने आप टेस्ट दे सकें, मोरल डाउन नहीं करना है। ठीक है, दिस इज द टाइम टू कीप द पॉजिटिव एटीट्यूड। एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, माइंड को रिलैक्स करिए, मल्टीपल टेस्ट दीजिए, रिविजन करिए। सो आई होप के एंड में रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे आप सभी के लिए। सो आई होप दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव। Stay connected and thank you so much.